बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब। आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में अगर हम देखें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो पीएम ऑफिस की बीट को कवर करते हैं, तो जो चंद रिपोर्टर्स हैं उनमें उनका ऐसा शुमार होता है कि जो ख़बर होती है इस्लामाबाद में पीएम ऑफिस की, जो अंदर की खबर होती है, वो अब्दुल कादिर साहब के पास होती है। तो आज उनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो अपोजिशन की जानिब से और सहाफ़ियों की जानिब से एक मरतबा फिर दिसंबर को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें जो हैं वो बांधी जा रही हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और बहुत कुछ ऐसे सवालात हैं जो जिनके जवाबात आज आपको जानने को मिलेंगे। तो अब्दुल कादिर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। थैंक यू ज़मीर भाई, आपका शुक्रिया आने के लिए। कादिर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि कल एक इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या हुआ जो कि पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर के लिए एक बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या, सानिया सियालकोट। वज़ीर आज़म अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, आईजी के साथ राब्ते में, वज़ीर आला पंजाब के साथ राब्ते में। अब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद तो नहीं जाके किसी को गिरेबान से पकड़ेगा कि तुमने ये काम गलत किया। उन्होंने अपना जो ट्वीट किया है उसमें भी उनका एक एंगर शो हो रहा है और बहसीयत सरबराह मुमलिकत यही कर सकते थे। कुछ लोगों को एतराज़ है कि जब आप मुसल्लह जत्थों को रियायत देंगे तो उसके बाद फिर इस तरह का रिएक्शन लोगों में आएगा, लोग डरेंगे नहीं कुछ भी करते हुए। वो एक नारा लगाते हैं और किसी के ऊपर भी टूट पड़ते हैं, तो ये सब कुछ होगा। मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल है, ये जो लोग सब जिन्होंने ये किया है, मैं ज़ाती तौर पे इसके ऊपर बात करने के इसलिए हक़ में नहीं हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। और सच्ची बात है कि मुझे खुद शर्म आ रही है। मतलब जो लोग मुसलमान होने के नाते ये सब कुछ जिन्होंने किया, उन्होंने कोई इस्लाम की खिदमत नहीं की और बुनियादी तौर पर ये इस्लाम के जो बेसिक अकायद हैं या बुनियादी जो तालीमात है उससे दूरी और जो बेसिक इल्म है उससे आपकी दूरी या कम इल्मी का आप नतीजा इसको कह सकते हैं। जिनको इस्लाम का सही मफ़हूम पता नहीं, अगर पता होता तो उनको ये इल्म में होता कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही भयानक। तो ये भी ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने जो एक स्टैंड लिया था, जो एक मौक़िफ़ सामने आया था, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग इस हवाले से था। तो फवाद साहब दुरुस्त बात नहीं कर रहे थे क्योंकि कैबिनेट में उनमें लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। आपको ज़्यादा चीज़ें इस आपके इल्म में होगी, तो उस वक्त जो बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, तो वो दुरुस्त बात कर रहे थे। देखिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो नहीं कह सकता कि वो गलत था या ठीक था। बहरहाल किसी हद तक टू सम एक्सटेंट ठीक है, कैबिनेट में वो आवाज़ उठाते रहे हैं और चंद ऐसे वुज़रा में से हैं जो अपना ओपिनियन रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को दोनों साइड्स को देखना होता है। किसी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में या पोजीशन में भी नहीं जाना होता, दूसरे मामलात को भी देखना होता है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी हद तक वैलिड भी है, लोगों को अब अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया। आज भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि इसके ऊपर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, बहुत तवज्जो की। लोगों को बेसिक जो चीज़ें ना, ये जो अभी अथॉरिटी बनने जा रही है, जो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि दीन में क्या कहा गया है, इस्लामी तालीमात क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा क्या थी, उनको एटलीस्ट बताया तो जाए। अगर किसी को सही मानों में 5% भी पता होता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से, तो ये जो कुछ हुआ वो ना होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपने भी इस हवाले से स्टोरी भी की और आपके पास यकीन खबर भी होगी, असल कहानी क्या है, वज़ीर आज़म ने क्यों रोका है? और इसमें ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी थे कि जो कहा है कि अपने वज़रा को कि 3 माह के लिए अपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। क्या वजह है? देखो, आपने पिछले दिसंबर भी इस तरह का एक इंटरव्यू किया था और आपने कहा कि लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं कुछ होने लगा है। दिसंबर वो भी गुजर गया और ये भी गुजर जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस स्टेटमेंट को अब बहुत सारे लोगों ने डॉलर्स बनाने का ज़रिया बनाया। चाहते तो हम भी यही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अधूरी इन्फॉर्मेशन थी ना, इसलिए वो मैंने कल के व्लॉग में यही बात की कि अधूरी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट जो है ना वो फेक न्यूज़ बन जाती है जब आप उसका दूसरा रुख नहीं बताते। ऑलमोस्ट किसी ने भी उस खबर को सही से रिपोर्ट ही नहीं किया कि वो बात कही क्यों गई थी। बेसिकली पहली तो बात यह है कि जो वुज़रा के ऊपर जाने की पाबंदी है ये ऑलरेडी है, ये गवर्नमेंट में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आए थे तब से है। और यही बात एग्जैक्ट यही बात कि 2-3 महीने के लिए वुज़रा बाहर ना जाए, यही बात प्राइम मिनिस्टर इसी कैबिनेट से 1 हफ़्ता पहले होने वाली कैबिनेट में कह चुके थे। अच्छा, इनके पहले भी ये बात हुई, यही बात कह चुके थे। एग्जैक्टली कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर पहली कैबिनेट में भी कह चुके थे 1 हफ़्ता पहले होने वाली। लेकिन वो चूँकि इस तरह बात बाहर नहीं आई तो किसी ने उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया।
मामला कुछ यूँ है कि इस सारे एपिसोड के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अच्छे भले पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह करते हैं, मैंने देखा उन्होंने इस तरह का एक बनाया कि शायद इन 3 महीनों के अंदर अंदर किसी ने उसको आर्मी चीफ की तब्दीली से नथी कर दिया कि बस प्राइम मिनिस्टर लगे कुछ करने, अभी कोई गड़बड़ होने वाली है। किसी ने कहा कि खान साहब अब घबराना शुरू हो गए, उन्होंने कहा कि वज़ीर इधर ही रहे। किसी ने कहा कि हुकूमत जाने वाली है। तो बहुत सारी अपनी जिसकी हद तक जो बात आई उन्होंने कह दी। और कुछ लोगों ने कहा कि वो 2 वज़ीर उधर ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में लड़ पड़े थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये पाबंदी लगाई। बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात ने, टेलीविजन ने भी ये खबर इसी तरह रिपोर्ट की कि अंदरूनी कहानी अब सामने आई है। एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं। हुआ क्या है? हुआ ये था कि आपको पता है, बहुत सारे कम लोग जानते होंगे, पार्लियामेंट में कुछ कमेटियां बनी हुई होती हैं, ठीक है, जिनमें आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं कवर करने, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के लोग बैठते हैं। जब भी पार्लियामेंट में कोई मामला आता है तो वो कमेटियों को रेफ़र कर दिया जाता है। कमेटियां उसमें डिसाइड करती हैं, उसमें हुकूमत के, अपोजिशन के, दूसरी जमातों के लोगों की एक मुतनासिब नुमाइंदगी होती है। प्राइम मिनिस्टर को ये शिकायत बहुत अरसे से मिल रही थी और अभी भी कुछ ऐसा हुआ कि जो कमेटियाँ हैं इनमें हुकूमती वुज़रा नहीं जा रहे थे। ठीक है। तो हुकूमती वुज़रा के ना जाने की वजह से वन साइडेड वहाँ पे सारा एजेंडा चल रहा था। जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो हावी हो जाते और अपने तौर पे वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उन कमेटियों की। तो प्राइम मिनिस्टर को ये कंप्लेंट पहले भी मिली थी और इस काबीना के इजलास में किसी एक कमेटी के हवाले से जब बातचीत हुई तो फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये बात वहाँ पर कही गई कि जनाब हमारे कुछ वुज़रा जो थे वो बैरून मुल्क थे। ठीक है। ये उसका बैकग्राउंड था और उसी पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर वुज़रा बैरून मुल्क दौरे ना करें। उन्होंने फिर सीक्वेंस था, उन्होंने फिर अपनी मिसाल देके कहा, उन्होंने कहा मुझे इतने बैरून मुल्क दौरों की इनविटेशन आती है, मैं सोचता हूँ कि मेरे इस बैरून मुल्क दौरे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। अगर तो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को तो फिर मैं बाहर के दौरे के बारे में सोचता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं जाता। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपने बैरून मुल्क जाना ही जाना है, दावतें तो आती रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये वाली बात की और फिर उन्होंने कहा कि वैसे भी 2-3 महीने अहम है, वो या कौन सा महीना है मुझे बताएं जो गैर अहम हो, कौन सा ऐसा हफ्ता है जो गैर अहम हो। आपको लगा है कभी हर हफ्ते कोई ना कोई पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं और ये तो कि उसको एक ऐसा एक हाइप देने के लिए, जैसे शेख रशीद कहते हैं ना कि आने वाले 6 महीने अहम है, आने वाले 6 हफ्ते बहुत ही अहम है। ये इस तरह की एक बात थी जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े लाइटर मूड में गई कि आने वाले 2-3 महीने अहम है, आप अवामी फलाह बहबूद पे काम करें। उसके सीक्वेंस में वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की तो उसको एक हाइप मिल गई और वो चूँकि वुज़रा का मामला भी, 2 वुज़रा की लड़ाई झगड़े का मामला भी उसमें डिस्कस हुआ तो वो वाला सारा उससे नथी हो गया और ऐसा तासुर गया कि वुज़रा चूँकि बाहर 2 लड़ पड़े और इस वजह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने पाबंदी लगाई। अब मेरे पास मैंने मलिक अमीन असलम से भी पूछा, उस पर आगे चलकर हम बात करते हैं। एक और चीज़ जो है आपसे जानना ज़रूरी है, पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने मीडिया टॉक के जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को तब तक फंड जारी नहीं करेंगे जब तक EVM पर जो है वो हमें लगेगा कि नहीं कि उस पर वो काम कर रहे हैं या रज़ामंद है या जो भी है। लेकिन शिबली फराज साहब आते हैं मुनीर फ़ारूक के प्रोग्राम में जियो पर, वो ये कहते हैं कि जी ये तो वहाँ पर बात ही नहीं हुई, वज़ीर आज़म नमाज़ पढ़ने के लिए उठकर गए हैं, उसके बाद आपस में डिस्कशन हुई है, तो ये मामला नहीं था। ये मामला था क्या? क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो तो कैबिनेट को जो फैसले होते हैं उसके बाद जो मीडिया टॉक करते हैं, तो शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कोई मामला नहीं है। देखिए ये बात मैंने भी 1-2 वुज़रा से पूछने की कोशिश की थी, मैंने पूछा कि क्या ऐसा कोई फ़ैसला हुआ है, तो उन्होंने थोड़ा हैरानी का इजहार किया कि क्या वाकई ऐसा कोई डिसीजन हुआ है। तो मुझे इसके, सच्ची बात है, इसके बिल्कुल बैकग्राउंड का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है कि मैं एवी को यहाँ पे बात कर दूँ। हो सकता है फवाद चौधरी साहब चूँकि हुकूमती तर्जुमान है और हुकूमत का हर फैसला ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट में डिस्कशन के बाद ही उसके ऊपर बात की जाए। कैबिनेट की मंजूरी ज़रूरी है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट में उसका डिस्कशन होना भी ज़रूरी है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बगैर तो डिस्कशन के बगैर तो मंजूरी नहीं होगी। आई अंडरस्टैंड, हो सकता है ये तजवीज़ के तौर पर प्राइम मिनिस्टर के और चंद वुज़रा के दरमियान बातचीत हुई हो, क्योंकि सिर्फ कैबिनेट ही तो फोरम नहीं है ना इन चीज़ों की डिस्कशन का, और भी पॉलिटिकल कमेटीज़ होती हैं, उनकी मीटिंग्स होती है। प्राइम मिनिस्टर से फवाद चौधरी की भी 1-on-1 मुलाकात इन्हीं दिनों में हो चुकी है, तो हो सकता है इस तरह की कोई तजवीज़ हो। और दूसरा ये कि प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं कि ज़्यादा प्रेशर ज़रा इलेक्शन कमीशन के ऊपर रखा जाए कि फिर आपको हम फंडिंग नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये उस हद तक है, अभी कोई इस तरह से कि कैबिनेट ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी कोई मंजूरी दे दी है या ये कोई एजेंडा उस काबीना के इजलास में रिटर्न में शामिल था और बाद में उसकी मंजूरी दी गई, ऐसा शायद नहीं है। तो फिर क्या चल रहा है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो एक मामला है, इस पर क्या चीज़ें अंदरूनी बज़ाहिर हमें देखने को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा
टेंशन क्रिएट हुई है और खींचातानी हो रही है। हुकूमत चाहती है कि हर सूरत में इंतखाबात EVM के ऊपर हों और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर रजामंद नहीं है या उनकी तैयारी नहीं है। हर आने वाला गुजरता हुआ दिन इस हवाले से कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। बट जो रियलिटी है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो ये है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उनकी तजावीज़ को सुना जा रहा है और कई बातों के ऊपर इत्तफाक हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जारी बात है इलेक्शन कमीशन को भी फंडिंग चाहिए और गवर्नमेंट उसको फ़ंड करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट अपनी फंडिंग पूरी रोक दे और कहे कि ठीक है जी अब कुछ नहीं है। इतना बड़ा डेडलॉक भी मुझे नहीं लगता कि आने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड कर सकती है, उनके पास पावर्स हैं, इख्तियारात हैं। तो ये राब्ते भी चल रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम है इस सारे सिचुएशन को कैरी करने के लिए, तो ये हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा।